Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammad Yusuf. Today I will discuss visual acuity, a few things about visual acuity and the determination of the distance, how our brain perceives the distance. But before that, one hadith I would like to quote. That is, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, इन अस्कल शैउन यूज़अ फी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामत खुलुक़ुन हसन। इन अस्कल सबसे ज्यादा वजनी, बेशक सबसे ज्यादा वजनी, सकील उर्दू में हम बोलते हैं ना, अस्कल अहसन अशरफ के वजन पर अहसन, अस्कल सबसे ज्यादा वजनी। इन अस्कल शैउन को सबसे ज्यादा वजनी चीज यूज़अ फी मीज़ानिल मोमिन, जो डाली जाएगी मोमिन के मीज़ान अमल में, जब हमारे अमाल तोले जा रहे होंगे तो उसमें यौमल क़यामत, क़यामत के दिन सबसे वजनी चीज कौन सी होगी? खुलुक़ुन हसन। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा वजनी चीज क्या चीज होगी? उसके अखलाक, अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक का बहुत बड़ा अजर है। वो वजन उनका अजर के मुताबिक है। अजर उनके वजन किसको कहते हैं कि कितना अजर किसको कितना मिलेगा। सो ये हुस्न खुल्क जो है, अच्छे अखलाक जो है, उसका वजन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू दाऊद शरीफ में और तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है। तर्जमा देख लें, क़यामत के दिन मोमिन की मीज़ान अमल में सबसे वजनी भारी चीज जो होगी वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। अल्लाह पाक हमें इस बात की समझ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुबारक अल्फाज हैं और उन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सो विजुअल एक्यूटी क्या है? जरा सा मैंने कल वाले लेक्चर में जिक्र किया था। इट इज द शार्पनेस ऑफ विजन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। कितना अच्छे दो करीब वाले पॉइंट्स को हम अलग अलग देख सकते हैं। ये शार्प विजन होती है ना। अगर 2 पॉइंट अलग अलग नजर ना आ रहे हो तो शार्प विजन नहीं है ना। सो शार्पनेस ऑफ विजन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, अच्छी इसको हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी। कहाँ ये, इसके अ फ्यू एस्पेक्ट्स, हम 2-4 बातें हैं इसमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा लंबी डिस्कशन नहीं है। In the central retina there is maximum visual acuity. क्या मतलब है? If the light rays are focused in the central regions of the retina, फंडस में, रेटिना तो पूरी आई के अंदर अंदरूनी इंटरनल लाइनिंग इज रेटिना, लेकिन उसमें सेंट्रल रीजन में, प्रिफरी में नहीं, सेंट्रल रीजन में, जिसको हम मैकुला, आगे डायग्राम भी आ रही है, मैकुला में और फोविया में, सेंट्रल रेटिना में अगर लाइट फोकस होती है वो ज्यादा क्लियरली विजिबल होती है। मैंने एग्जांपल आपको दी थी, आई एम लुकिंग एट यू एंड रेस्ट ऑफ द फील्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल। विजुअल एक्यूटी, रेस्ट ऑफ द फील्ड का जो इमेज बन रहा है वो प्रिफरल रेटिना पर बन रहा है। एंड माई आईज आर फोकस्ड ऑन यू, और दे हैव टर्न टुवर्ड्स यू, फोकस का लफ्ज ना बोलें, देन द लाइट रेज ऑफ यू आर दिस कैमरा, दे आर इन द सेंट्रल फील्ड, सेंट्रल रीजन में, जहां पे शार्प विजन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी गुड। तो ये विजुअल एक्यूटी। सो विजुअल एक्यूटी इज मोर मैक्सिमम इन द सेंट्रल रीजन। उसकी रीजन हम आगे बात करेंगे। उसकी एक रीजन यहां बयान होगी, आगे डिस्क्राइब, आगे भी बात करेंगे। ईच कोन इज कनेक्टेड टू सेपरेट ऑप्टिक नर्व फाइबर। ये क्या मतलब, आगे हम देखेंगे। परिफेरल रेटिना में अगर यहाँ पे एक, एज यू नो, रॉड्स एंड कोन्स आर द फोटो रिसेप्टर्स, आगे जिक्र आएगा उनका, बट यू मस्ट हैव सम आइडिया। फोटो रिसेप्टर्स, हम विजन में रिसेप्टर्स आर नोन एज फोटो रिसेप्टर, देयर नेम इज रॉड्स एंड कोन्स। रॉड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट विजन एंड कोन फॉर कलर विजन। डिटेल में हम आगे जाएंगे। दीज आर द रिसेप्टर्स, दे मस्ट बी कनेक्टेड टू सम ऑप्टिक नर्व फाइबर व्हिच इज इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू कॉर्टेक्स। इस तरह देखना होता है। In the peripheral region, if the light rays is focused here on one receptor, another receptor पे कोई और point source of light, another receptor पे कोई और point source of light, and all these are connected to a single optic nerve fiber. इसका क्या मतलब है? receptor eyes में बहुत ज्यादा है and the जो optic nerve fiber है वो थोड़े हैं। 900,000 to 1 million तक ऑप्टिक नर्व फाइबर है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर इज प्रोबेबली मोर देन 100 मिलियन। तो ये 100 मिलियन 1 मिलियन पे कन्वर्ज करेंगे
So visual acuity in the peripheral region, several receptors stimulated maybe by different point sources of the light, they stimulate a single optic nerve fiber. तो वो तो अलग अलग नजर नहीं आएंगे, एक नर्व स्टिमुलेट हो रही है, एक फाइबर स्टिमुलेट हो रहा है, तो वो तो सारे मिलकर एक पॉइंट नजर आएगा. So, लेकिन सेंट्रल रीजन में each cone is connected to optic nerve fiber different. सेंट्रल में जो फोविया में स्पेशली एक कौन होती है, कौन लिखा हुआ है, रॉड्स को फोविया में होते नहीं है इसलिए लिखा हुआ है. तो सेंटर में एक कौन इस पे अगर लाइट फोकस हुई है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो, इट इज कनेक्टेड टू वन ऑप्टिक नर्व फाइबर. इसके साथ पड़ी हुई दूसरी कौन उसको स्टिमुलेट हुआ सेकंड. सो दीज टू पॉइंट्स विल बी कन्वेड टू ब्रेन टू डिफरेंट एरियाज एंड दे विल बी परसीव्ड एट टू डिफरेंट points. 2-point discrimination will be good maximum in this region. So each cone is connected to a separate optic nerve fiber. और दूसरी वजह भी है, कौन का डायमीटर पे भी यहाँ पे कम है. डायमीटर इज ओनली 1.5. ये सेंटर में डायमीटर ऑफ द कोन इज ओनली 1.5 माइक्रोमीटर, जबकि पेरिफेरी में 8 माइक्रोन तक होता है. माइक्रोन या माइक्रोमीटर बोलते हैं. तो 8 माइक्रोन पे 2 पॉइंट, अगर 8 माइक्रोन के दो अलग अलग हो को एक ही कौन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 माइक्रोन अवे हो तो 2 अलग अलग कौन को स्टिमुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ द थिन डायमीटर ऑफ द कोन. सो इसकी वजह से भी विजुअल एक्यूटी सेंट्रल रीजन में ज्यादा होता है. 2 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विल बी discriminated separately if the two focal points at the central retina are at least 2 micron away. 1.5 माइक्रोमीटर है ना एक, तो 2 माइक्रोमीटर अवे 2 अलग पॉइंट होंगे तो 2 अलग अलग कौन स्टिमुलेट होंगी. अगर इससे भी कम होंगे 1.5 होंगे, जिसका मतलब 2 पॉइंट के दरमियान 1.5 का डिस्टेंस है, तो वो मे स्टिमुलेट अ सिंगल कौन. तो इसलिए वो 2 अलग अलग नजर नहीं आएंगे. लेकिन एटलीस्ट अगर 2.2 माइक्रोमीटर अवे है तो उसका पॉसिबिलिटी है कि एक कौन पर हो, दूसरा साइड वाली दूसरी कौन पर हो. तो मैक्सिमम ये डायग्राम आप देख लें. दिस अगर ये 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, अगर वो 10 मीटर्स अवे है फ्रॉम आवर लेंस सिस्टम ऑफ द आई, और उससे 17 मिलीमीटर पे हमारा रेटिना है, ये आप कैलकुलेट करने. 59 डायप्टर जब हमने कहा था तो उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करने. 59 डायप्टर हमने स्ट्रेंथ पावर ऑफ द लेंस कैसे 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स. तो हमें पता है डायप्टर पता है, 1 भी पता है, तो आप कैलकुलेट कर लें. दैट इज अबाउट 17 मिलीमीटर. वो 17 मिलीमीटर उनकी फोकल लेंथ आएगी. एनीहाउ, तो ये 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट सेंट्रल रीजन में अगर उनका आपस में डिस्टेंस इज मोर देन 2 माइक्रोन, दे विल बी stimulated, they will be recorded as 2 separate points. ये सेंट्रल रीजन में. और प्रेफरल रीजन में 2 पॉइंट क्या कई माइक्रोन भी अवे हों प्रेफरल रीजन में, तो वो फिर कौन भी मोटी हैं और फिर कन्वर्ज भी करती हैं सिंगल ऑप्टिक नर्व फाइबर, तो उनमें विजुअल एक्यूटी इज रिड्यूस्ड. सो ये मिनिमम है सेंट्रल रीजन में, इतना है. In the peripheral retina, the visual acuity is reduced. मैंने रीजन बता दिया है. उसका रीजन है several rods and cones. पेरिफेरी में रॉड्स एंड कोन दोनों होते हैं. सेंटर में फोविया में सिर्फ कोन्स होती हैं, इसलिए कोन का जिक्र किया था. बाकी सारे रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स दोनों होते हैं. So in the peripheral region, several receptors, आप फोटो रिसेप्टर बोल रहे हैं रॉड्स एंड कोन को इकट्ठा, they converge, they stimulate a single optic nerve fiber. तो बहुत से पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट एक ही ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट कर रहे होंगे, तो दिस विल उनको अलग सेपरेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकेगी. ब्लर नजर आएंगे, अलग अलग नजर नहीं आएंगे. सो सेवरल रॉड्स एंड कोन दे कन्वर्ज ऑन अ सिंगल ऑप्टिक नर्व फाइबर, और सेवरल पॉइंट सोर्सेस स्टिमुलेट अ सिंगल ऑप्टिक नर्व फाइबर. बहुत सी जगहों पर सिंगल ऑप्टिक नर्व फाइबर, ये 50 या 100 के करीब रिसेप्टर्स आर बीइंग कनेक्टेड सिनेप्स टू सिंगल ऑप्टिक नर्व फाइबर. तो ये सारे मिलकर एक ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो एक ही चीज नजर आएगी ना, वो सारे अलग अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे. कौन आर मच थिकर, ये भी मैंने पहले देखा कि पेरिफेरी में कौन आर थिकर. रॉड्स का तो एक ही डायमीटर होता है, तकरीबन 5 माइक्रोमीटर के करीब, 4 माइक्रोमीटर के करीब होता है. कौन का डायमीटर 5 to 8 माइक्रोमीटर होता है पेरिफेरी में, सेंटर में थिन होती है. तो रॉड का डायमीटर और कौन का डायमीटर 8 माइक्रोमीटर तक हो सकता है. तो उसमें कई पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट फोकस हो सकते हैं. और सो कौन डायमीटर आर मच थिकर. सो सेवरल वेरी नियर बाई लोकेटेड पॉइंट सोर्सेज ऑफ द लाइट मे बी फोकस्ड ऑन द सेम कौन.
इसलिए वो अलग अलग नजर नहीं आएंगे। तो विजुअल एक्यूटी इज गुड इन द सेंट्रल रीजन और मैक्सिमम इन द फोवियर रीजन। जितना सेंटर पे आते जाएंगे कन्वर्जेंस कम होती जाती है एंड उसकी वजह से विजुअल एक्यूटी ज्यादा हो जाती है। एक और रीजन भी विजुअल एक्यूटी की आगे आ रही है, ये बात तो कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल एक्यूटी की रीजन हमने डिस्कस कर लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। ये रेटिना का रफली स्ट्रक्चर है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल रेटिना की बात है। ये जो हमने कन्वर्जेंस की बात की, periphery में several rods and cones they are converging on this optic nerve fiber और फोविया में वन कोन इज कनेक्टेड टू वन गैंग्लियन सेल, ये ऑप्टिक नर्व फाइबर होता है, द अदर कोन इज कनेक्टेड टू, ये फर्क है। इसलिए अगर यहाँ पे दो अलग अलग स्टिमुलेट होंगे, दो अलग अलग, तो दो अलग अलग न्यूरॉन दे आर बीइंग स्टिमुलेटेड, सो दे विल बी दीज टू पॉइंट्स विल बी डिस्क्रिमिनेटेड एज टू सेपरेट पॉइंट। जबकि यहाँ पे बहुत से या बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे हों तो वो एक ही नर्व को स्टिमुलेट, एक ही नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर रहे हैं कन्वर्जेंस की वजह से। ये फर्क है पेरिफेरल रेटिना में और सेंट्रल रेटिना में। तो विजुअल एक्यूटी इज मैक्सिमम इन द सेंट्रल रेटिना एंड इट इज मिनिमम इन द पेरिफेरल रीजन। जो एग्जांपल मैंने आपको बहुत आसानी से दी हुई है कि आपको देख रहा हूं रेस्ट ऑफ द फील्ड इज ब्लर्ड, जब मैं उधर देखूंगा एंड दोज आर फोकस एंड यू नाउ दिस कैमरा और यू आर ब्लर्ड। ये जो हमने पिछली डायग्राम में देखेगा, देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द रेटिना। यहाँ पे लेयर्स मेंशन नहीं किया, आगे डायग्राम आ रही है लेयर्स ऑफ द रेटिना। ये मेंशन क्यों कर रहे हैं, इसका भी रोल है। लेयर्स ऑफ रेटिना, हम रेटिना न्यूरल फंक्शन ऑफ रेटिना जब पढ़ेंगे, अगला लेक्चर होगा या उससे अगला लेक्चर होगा, उसमें हम रेटिना की लेयर देखेंगे। लेकिन दिस इज वन लेयर, दिस इज रॉड एंड कोन लेयर, देन द इनर द न्यूक्लियर लेयर, प्लेक्सीफॉर्म लेयर और प्लेक्सीफॉर्म लेयर और न्यूक्लियर लेयर, 10 लेयर्स होती। So there are the pigmented layer and layers of rods and cones and outer limiting membrane and outer, कहाँ से शुरू किया? Pigmented layer, outer से शुरू किया। The pigmented layer is in contact with the choroid। 3 लेयर्स होती है ना, स्क्लेरा एंड कोराइड एंड द रेटिना, रेटिना इनर मोस्ट है। वो रेटिना की लेयर कोराइड के साथ जो है वो पिगमेंटेड लेयर है। उससे अंदर आते जाएं लेयर्स ऑफ रॉड एंड कोन, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर। ये जल्दी जल्दी इसलिए गुजार रहा हूं कि वी विल डिस्कस इट इन न्यूरल फंक्शन। आज इसकी अहमियत सिर्फ बयान करने की, विजुअल एक्यूटी के रिलेशन में ये 10 लेयर्स। लाइट पासिस फ्रॉम दिस साइड, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, लाइट इधर से आती है, ये आगे डायग्राम आ गई। दीज आर द डिफरेंट लेयर्स, वो लेबल क्यों ही है? पिगमेंटेड लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, यहाँ पे 10 या 8 में जो भी मेंशन है। लाइट की डायरेक्शन ये है और रिसेप्टर कहाँ है? यहाँ है। These are the rods and cones। पहली लेयर पिगमेंटेड लेयर के बाद अगली लेयर जो है वो डीप लेयर्स में। लाइट हैज टू पास थ्रू ऑल दीज लेयर्स, रेस्ट ऑफ द 8 लेयर्स टू रीच द 9th लेयर और सेकंड लेयर ऑन दैट साइड। वो दूसरे नंबर की लेयर है। ये सारी 8 लेयर क्रॉस करके वहां पे दूसरे नंबर पर पहुंचेगी। तो क्या मतलब है? लाइट हैज टू पास थ्रू मैनी नॉन होमोजेनस लेयर्स, कई पर्दे हैं जिनके अंदर से लाइट गुजर कर जाएगी एंड देन दे विल स्टिमुलेट दी। तो ये कैसे होगा? एग्जांपल आप इसकी ले लें, आपकी शीशों पर शीशे, आपकी खिड़की पे शीशे लगे हुए हैं, उसके आगे एक पर्दा लटका दें कि शार्प विजन होगी, चाहे ट्रांसपेरेंट पर्दा लटका दी तो शार्प विजन, क्योंकि लाइट हैज टू पास थ्रू दैट पर्दा एज वेल। तो देयर आर मैनी पर्दास, many layers through which the light has to pass। ये देखें सेल्स हैं सारे, these are the horizontal cells, उनके फाइबर्स हैं, उनके अंदर से लाइट गुजर कर जब इनको फोकस होगी तो क्या शार्प फोकस होगी उसकी। एग्जांपल आप मैंने खिड़की के ऊपर पर्दे की दे दी। सो इफ द लाइट हैज टू पास, और इसी तरह होता है सारे रेटिना में, इसी तरह स्वाय सेंट्रल रेटिना के, सेंट्रल रेटिना के these layers have been pulled like this। लेयर्स मौजूद हैं, कनेक्शन तो मौजूद है ना सारे लेयर, दे आर पुल्ड अपार्ट टू एक्सपोज दी सेकंड लेयर, रॉड एंड कोन वाली लेयर को। तो लाइट डायरेक्टली रॉड एंड कोन पर जब फोकस होगी, इसमें आपके शीशे सारे हटा दिए, डायरेक्टली लाइट इज ऑन रॉड एंड कोन। सो शार्प विजन इज पॉसिबल इन दैट रीजन जहां पे रेस्ट ऑफ द लेयर्स एब्सेंट है। तो विजुअल एक्यूटी सेंट्रल रीजन में ज्यादा होने का, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन।
ये देख लें, मैकुला उसको कहते हैं मैकुला। इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द रेटिना, रेस्ट ऑफ द लेयर्स ऑफ द रेटिना आर पुल्ड अपार्ट टू एक्सपोज द लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स डायरेक्टली टू द लाइट, एंड दिस एरिया, मैकुला का एरिया तकरीबन 1 स्क्वायर मिलीमीटर है, छोटा सा है, लेकिन लाइट, ये जो शार्प जो चीज देख रहे होते हैं मैकुला में या फोविया में फोकस होती है। मैकुला के अंदर एक और बहुत छोटा है, इन द सेंटर ऑफ द मैकुला देयर इज अनदर स्मॉल एरिया जिसमें सिर्फ कोन्स होते हैं, उसमें सिर्फ कोन्स होते हैं, और वो भी बड़े पतले पतले कोन्स होते हैं, 0.4 स्क्वायर मिलीमीटर का, 0.4 मिलीमीटर डायमीटर का एरिया है, वहां पे मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी है। So cones here are very slender, thin, and each is connected to separate optic nerve fiber. diagram में देखे आगे एक्सप्लेन करके आगे। So इस वजह से भी वहाँ पे वो more linear relationship between the number of cones and the number of optic nerve fiber, वो एक linear 3500 वो है तो 3500 वही है, 35,000 है शायद, 35,000 वो cones हैं फोविया में और 35,000 उसके लिए ये ऑप्टिक नर्व फाइबर भी है। तो इसलिए और प्लस वो कोन्स डायरेक्ट लाइट उन पे फोकस हो रही है, तो इसलिए शार्प विजन है, बाकी पर्दे नहीं है। सो मैकुला में भी शार्प विजन होती है, ये वो रीजन है। दैट इज ये 10 लेयर वाली एरिया है और ये मैकुला वाला एरिया, ये रॉड्स एंड कोन्स वाली जगह है, तो लाइट रेज डायरेक्टली ये सेंटर में इस पे फोकस हो रही है। ये आपकी गाइटन की डायग्राम है कि ये मैकुला एंड फोविया, उसके सेंटर में फोविया, ये पूरा डिप्रेस्ड एरिया या थिन एरिया जो है, थिन एरिया किस लिए कि लेयर्स को खींच के अल्लाह पाक ने जरा दूर कर दिया कि लाइट डायरेक्टली फोकस रॉड एंड कोन पर हो तो शार्प विजन हो, तो शार्प विजुअल एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होगी। So there is maximum visual acuity in the fovea, the thin cones, I have explained it. There is no convergence on the optic nerve fiber, linear relationship between the number of the receptors and optic nerve. And each cone is connected to separate optic nerve, तो अलग अलग stimulate होंगे, अलग अलग 2-point discrimination आसान होगी। Rods and cones directly exposed to light, ये भी explain कर दिया। So visual acuity यहाँ पे maximum है। एक और चीज ऐड करने लगा हूँ, अच्छा पहले उसे वो ऐड करने से पहले एक और बात, ये विजुअल एक्टिविटी तो शार्पनेस ऑफ विजन हमें आ गई, इसको हम क्लिनिकली देखते कैसे हैं? ये जो आप आई टेस्ट करवाते हैं ना, स्नेलन चार्ट कहते हैं उसको, वो जो ABC लिखा होता है तो दूर से पढ़ाते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, में से देखा होगा बहुत से लोगों ने, उसको कहते हैं स्नेलन चार्ट। उस पे विजुअल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस कैसे करते हैं? लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, आप देखें बड़ा सा ऊपर लेटर लिखा होता है, फिर जरा छोटा, फिर छोटा, कई लेयर्स, कई लाइंस होती हैं। तो लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर देयर इन स्नेलन चार्ट। एवरी लेटर और लेटर्स लाइन जो है मार्क्ड फॉर द डिस्टेंस अ नॉर्मल पर्सन इज एबल टू रीड। उसके ऊपर एक फिगर लिखी होती है एक बड़े से लेटर पर कि एक नॉर्मल आदमी इसको कितने फुट से ज्यादा या कितने मीटर पर पढ़ सकता है। So every letter or line is marked for the distance a normal person is able to read, और the subject जिसकी हमने visual acuity टेस्ट करनी है उसको हम 20 फीट और 6 मीटर पर खड़ा करते हैं, तो वो उससे वो पढ़ाते हैं। If he she can read a letter marked 20, उस पर 20 लिखा हुआ है, तो दैट 20 का क्या मतलब है? 20 जो उसके ऊपर लिखा हुआ 20 का मतलब है अ नॉर्मल पर्सन कैन रीड इट फ्रॉम द 20 फीट, फ्रॉम 20 फीट डिस्टेंस से। तो ये आदमी भी 20 फीट पे पढ़ सकता है, तो विजुअल एक्टिविटी की नॉर्मल है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं 20/20 या 6/6 मीटर में अगर कहें तो 6/6, 6 मीटर डिस्टेंस होता है स्नेलन चार्ट और सब्जेक्ट का, या 6 मीटर बोल लें या 20 फीट बोल लें, तकरीबन एक जैसा, तो उसको 6/6 विजुअल एक्टिविटी कहते हैं कि नॉर्मल बंदा भी 6 मीटर से देख रहा है, ये बंदा भी 6 मीटर पर देख रहा है, या 20/20 भी कहते हैं। नॉर्मल बंदा 20 फीट से इस लाइन को पढ़ रहा है और ये भी 20 फीट से उसको पढ़ रहा है। सो दिस इज नॉर्मल। अगर उसको पढ़ता है, इफ ही शी कैन रीड ओनली द लेटर्स, आखिरी जो लेटर पढ़ सकता है वो 200 उस पर लिखा हुआ है। क्या मतलब है? नॉर्मल पर्सन कैन रीड इट फ्रॉम 200 फीट, और ये तो 20 पर खड़ा है, ये खड़ा 20 फीट पर है,
लेकिन उस पर लेटर कौन से पढ़ रहा है, 200 वाले। नॉर्मल पर्सन इन लेटर्स को 200 फीट से पढ़ सकता है, ये 20 पर पढ़ रहा है, तो इसकी विजुअल एक्टिविटी को 20/200 हम लिखते हैं, या 6/60, या 20 लिखा होगा, 200 लिखा होगा, या 60 लिखा होगा, 60 मीटर हो जाएगा 200 फीट। तो उसकी विजुअल एक्टिविटी एक 20/200 या 6/60 कि क्या मतलब है कि विजुअल एक्टिविटी को VA को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं स्नेलन चार्ट से, रेशियो ऑफ वंस विजुअल एक्टिविटी टू द डिवाइडेड बाय द विजुअल एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल पर्सन, यानी 20/200। नॉर्मल पर्सन 200 से पढ़ रहा है, ये बंदा 20 से पढ़ रहा है। So this is how we express the visual acuity on Snellen's chart. क्लिनिकली हम इस तरह देखते हैं। जो मैं बोल रहा था कि एक और ऐड करना है इन द विजुअल एक्टिविटी में, फंक्शंस ऑफ प्यूपिलरी अपर्चर में भी इसका भी थोड़ा सा रोल है इन विजुअल एक्टिविटी, शार्प विजन के लिए। प्यूपिलरी अपर्चर का प्राइमरी रोल तो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग into the eye, that is it controls the amount of light, ये इसका बड़ा फंक्शन है। that is diameter of the pupil अगर 1.5 है, it can change from 1.5 constrict करके 1.5 रह जाता है, पिन पॉइंट पीपल इसको बोलते हैं, एंड जब डायलेट करता है तो 8 मिलीमीटर तक होता है, एंड द अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो स्क्वायर ऑफ द डायमीटर करते हैं तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ लाइट कैन वेरी अप टू 30 टाइम्स, यानी एक अगर 1.5 पे लाइट एक जा रही है तो मैक्सिमम डायलेशन 30 जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे 1.5 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इट विल बी 225, 2.25 इतना आएगा। और इसकी 8 को 8 into 8 is 64, 2.25 to 64 is about 30, 1:30 का रेशियो है। सो पीपल की कंस्ट्रिक्शन और डायलेटेशन में 30 टाइम्स लाइट कंट्रोल हो सकता है। So amount of light can vary up to 30 times. ये इसका मेन काम है, कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ द लाइट। और दूसरा इसका काम ये भी करता है, डेप्थ ऑफ द फोकस पे इसका इफेक्ट है। क्या मतलब, कंस्ट्रिक्टेड पीपल इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ द फोकस। वो क्या है अभी डायग्राम में देखें कि a point source of light has been focused on the retina. If slightly anterior to retina or posterior to retina, कितना मूव कर सकते हैं? अगर प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड है तो हम ज्यादा मूव कर सकते हैं, ज्यादा एरिया तक लाइट रेज फोकस रहती हैं। दिस इज नोन एज डेप्थ ऑफ फोकस। तो कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल में रेटिना पर, अगर डायलेटेड प्यूपिल है रेटिना पर फोकस हुई है ना, जरा सा अगर आगे करें तो इट इज आउट ऑफ फोकस, रेटिना से जरा सा पीछे करें इट इज आउट ऑफ फोकस। लेकिन कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल में रेटिना पर फोकस है, शार्पली विजिबल, थोड़ा सा आगे भी चला जाए इट इज विजिबल, इट इज फोकस, और थोड़ा सा पीछे भी चला जाए डेप्थ बढ़ जाती है कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल में। इसको अभी डायग्राम में क्लियर होगा। तो कंस्ट्रिक्टेड पीपल इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ द फोकस। इसका क्या मतलब है कि उसका भी रोल है शार्पनेस ऑफ विजन, थोड़ा सा मूव करके भी अच्छा नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर डायलेटेड पीपल है, थोड़ा सा मूव करें में भी ब्लड हो जाएगी। ऑल द लाइट रेज पास ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द लेंस। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल का क्या मतलब है, लाइट रेज सारी सेंटर से जा रही हैं, और लेंस में तो आपको आइडिया हो गया होगा ऑप्टिक्स ऑफ विजन में, सेंटर वाली लाइट रेज जो सेंट्रल फोकस क्या होता है, ऑल द लाइट रेज आर ब्रॉट टू सेंट्रल बीम ऑफ लाइट, और ये हैं ही सारी सेंटर के करीब, तो दे आर ऑलमोस्ट फोकस ऑलरेडी, वो सेंट्रल बीम ऑफ लाइट के करीब पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा बेंड करें तो वो फोकस पे आ जाएंगी। इसलिए ये जो सारी लाइट रेज कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल में सारी लाइट रेज आर नियर द सेंट्रल बीम ऑफ द लाइट, वो देर तक फोकस रहती। लेकिन ब्रीफरी पे जब आएंगी तो फिर आप डायग्राम में क्लियर हो गए। सो ऑल द लाइट रेज दे पास इनटू द सेंटर ऑफ द लेंस, तो दे आर फोकस्ड। इस पे एक पुराने जमाने में सेंट्रल लाइट रेज आर ऑलवेज बेटर फोकस, ये बात हमने कर ली, वो अच्छा फोकस करती है। पिन होल कैमरा एक होता था, लेंस ना इस्तेमाल करें। पिन होल कैमरा क्या होता कि उसमें एक बारीक माइक्रोस्कोपिक ना कहें, थोड़ा सा बारीक पिन पॉइंट एक होल बना देते थे। अब होल में से जो लाइट रेज गुजरेगी, स्मॉल होल, मेरा अगर हाथ का होल नजर आ रहा है, अगर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहां पे है, इसकी लाइट यूं गुजरेगी उधर जाएगी,
और ऊपर अगला पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो भी इसमें से गुजरेगी, इधर जाएगी और सारी इसकी सारी लाइट रेज इधर फोकस हो जाएंगी, नीचे वाली सारी लाइट रेज उधर चली जाएंगी। इसका मतलब है कि लेंस के बगैर ये फोकस हो रही है। ऐसे होता था पिन होल कैमरा में, लेंस नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ पिन होल बना दें तो इमेज बन जाता था। ये आप एक्सपीरियंस कर लें, किसी जगह आप डार्क रूम बनाए, एक डार्क रूम में सारा डार्क रूम हो, एक जगह पे आप जहां पे आप लाइट आने का, धूप आने का सिर्फ एक पिन होल रख दे, आप देखेंगे आपके बाहर की चीजें जो गुजर रही हैं आपकी डार्क रूम में उसका इमेज बन रहा होगा उल्टा, कि बाहर से जो चीज गुजर रही है उसकी लाइट रेज पिन होल से गुजर कर नीचे वाले पांव वाली लाइट, एक बंदा गुजर रहा है, पांव वाली लाइट रेज ऊपर पिन होल से गुजर कर, यहाँ पिन होल है, पांव वाली लाइट रेज उससे उधर ही गुजर सकती है ना, नीचे तो जा नहीं सकती, वो सारी ऊपर जाएंगी। और सर वाली लाइट रेज नीचे ही आ सकती है पिन होल से, तो ये फोकस होगा पिन होल। क्या मतलब है, ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्मॉल डायमीटर जहां पे भी होगा लाइट रेज आर बेटर फोकस्ड। तो कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल में सारी लाइटें स्मॉल पिन होल से गुजर रहे हैं, दे आर बेटर फोकस्ड। दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल और सिंपैथेटिक, दिस इज नॉर्मल पीपल। आप कह लें ये सिंपैथेटिक सिस्टम की कंस्ट्रिक्टेड पीपल ही को सप्लाई करता है और अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। और अगर ज्यादा लाइट चाहिए जब अंधेरे में हम जाएंगे तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट, ये दिस इज पैरासिम्पैथेटिक, अगर मैंने सिंपैथेटिक बोला गलत। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल इज द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, हमने अकोमोडेशन में बात की थी। पैरासिम्पैथेटिक ऑक्यूलोमोटर नर्व का द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल, तो अमाउंट ऑफ द लाइट कम हो जाएगी। जब हम अंधेरे में दाखिल होते हैं तो ये विड्रॉ हो जाता है, डायलेट हो जाता है, प्लस सिंपैथेटिक फाइबर्स आर सप्लाइंग द रेडियल मसल और डायलेटेशन ऑफ द पीपल होते हैं। अमाउंट ऑफ लाइट हमने बात की है, मैक्सिमम कंस्ट्रिक्टेड पीपल में 1 to 30 टाइम्स इंक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ द लाइट। ये तो उसके लिए है, ये मैंने कहीं गूगल से ये पिक्चर उठाई हुई है, गाइटन एंड हॉल में ये शायद पिक्चर नहीं है। अब इसको वो जो डेप्थ ऑफ फोकस की बात की थी उसको देख लें। ये एक डायग्राम है जिसमें प्यूपिल इज कंस्ट्रिक्टेड, ये डायग्राम है, नीचे वाली प्यूपिल इज डायलेटेड, इतना एरिया है यहां पे प्यूपिल का, इतना एरिया। इसमें से लाइट रे जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से ये जो लाइट्स आ रही हैं दे आर फोकस्ड हियर, यहां पे फोकस हुई है दिस। और नाउ यू कैन सी अगर स्लाइटली हम पीछे आगे जाएं तो ये ब्लर हो जाएंगे, और इसे स्लाइटली पीछे जाएं ब्लर हो जाएगी, सारे पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। डेप्थ ऑफ फोकस नहीं है डायलेटेड पीपल में, जबकि कंस्ट्रिक्टेड पीपल में वो जो पॉइंट सोर्स सारी लाइट रेज तो सेंटर में ऑलमोस्ट फोकस्ड है, तो ये यहां फोकस हुई है, तो वो काफी एरिया है जहां वो फोकस रहती है, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। फोकस का क्या मतलब है, सारी लाइट एक दूसरे के ऊपर एक ही पॉइंट पर पहुंची हूं। तो डेप्थ ऑफ फोकस कंस्ट्रिक्टेड पीपल में डेप्थ ऑफ फोकस अच्छा होता है, तो एक्विटी भी अच्छी होती है। इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपने देख ली होगी। नोइंगली, पता नहीं होता, जब आपको कोई चीज अच्छी नजर ना आ रही हो तो आमतौर पर क्या करते हैं, आप आंखों को यूं करते हैं ऐसे। उसका मतलब क्या है कि यू रिड्यूस द स्लिट बिटवीन द आईलिड्स, तो यू आर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लाइट आर द स्ट्राइकिंग द लेंस। तो इस तरह करेंगे, ऑल द लाइट रेज आर पासिंग थ्रू द सेंटर से जब होंगी तो बेटर फोकस होगा, तो आपको अच्छा नजर आएगा। तो आंखों को ये यूं करके देखने का मकसद, जब चीज नजर नहीं आती उसका मकसद ये होता है, यूं करके जब हम देखते हैं ऑल द लाइट रेज फ्रॉम द पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट दे पास इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस, तो दे आर बेटर फोकस्ड, तो ये बेटर फोकस होता है इस तरह। तो दैट इज अबाउट द विजुअल एक्यूटी। तो इसके साथ हमारा टॉपिक का और हिस्सा भी रहता है। ये तो विजुअल एक्यूटी की बात की ना, तो लेकिन हमने ये भी डिस्कस करनी है, दे इंटरेस्टिंग फिनोमेना है हाउ वी परसीव द डिस्टेंस। विजुअल एक्यूटी को हमने डिस्कस कर लिया, शार्पनेस ऑफ विजन को, उसमें इसका रोल भी हमने जरा सा, इसका रोल है, दे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ने से इसका मतलब है कि अच्छा नजर आने का चांस होता है। When image is formed on the retina, it is a flat image. ये तो उसी तरह जैसे फोटोग्राफिक, एक फिल्म पे आपने फोटो ले लिया, हमारे रेटिना पर भी फोटो बन गया, पिक्चर बन गई, इमेज बन गया, दैट इज फ्लैट। लेकिन आवर ब्रेन कैन
perceive, it can calculate के some objects are nearer to the eye and some objects are away from the eye. कोई चीज दूर है या नजदीक है, इस फ्लैट इमेज से ब्रेन कैसे कैलकुलेट कर लेता है कि कोई चीज नजदीक है या दूर है, उसको क्या तरीका है करने का. सो देयर आर 3 मेथड्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई. ब्रेन हमारा 3 चीजों से कैलकुलेट करता है. पहली बात को हम कहते हैं कि साइज ऑफ द इमेज ऑफ नोन ऑब्जेक्ट्स. हमें पता है जो फोटोग्राफ देखते हैं किसी जगह पे, कैमरे के फोटोग्राफ जब देखते हैं, जो दूर की चीज होती है उसका इमेज छोटा बनता है. ये चीज ब्रेन भी जानता है कि जिस चीज का नॉन ऑब्जेक्ट का इमेज, एक बंदे का इमेज पता है कि करीब हो तो कितना इमेज बनता है, वो दूर जाता जाएगा उसका साइज ऑफ द इमेज छोटा होता जाएगा. ब्रेन इससे कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है, एसेस करता है. तो ब्रेन कैलकुलेट्स द डिस्टेंस बाय द यूज ऑफ द साइज ऑफ द नॉन ऑब्जेक्ट्स. पता है किसी साइज का नॉन ऑब्जेक्ट दूर है तो उसका साइज छोटा हो जाएगा. ब्रेन विल रफली कैलकुलेट कि ये दूर है. जितना आगे आता जाएगा दैट विल बी बिगर इमेज जो उसका बनेगा, तो दैट ब्रेन विल नो दैट दिस इज नियरर टू द आई. एक वजह से फिनोमेना ऑफ मूविंग पैरालैक्स, इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा. ये दूसरा फिनोमेना है कि मूविंग पैरालैक्स का फिनोमेना वो क्या है, मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑन दैट स्लाइड. पहले मैं खोल लूं तीनों. तो दूसरा फिनोमेना ऑफ मूविंग पैरालैक्स. और तीसरा फिनोमेना इज फिनोमेना ऑफ स्टीरियोप्सिस. स्टीरियोप्सिस का क्या मतलब है? यूज ऑफ 2 आईज, बाइनोकुलर विजन. 2 आंखें इस्तेमाल करने से डिस्टेंस अच्छा परसीव होता है. 2 आंखें इस्तेमाल करने से डिस्टेंस अच्छा परसीव होता है. जिनकी एक आंख होती है तो उनको ये प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस को परसीव करने में. उसका क्या रोल है वो हम देखें. सो स्टीरियो से ये 3 तरीके हैं, बाय द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द नोन ऑब्जेक्ट, और बाय मूविंग पैरालैक्स एंड दिस यूज ऑफ 2 आईज. 2 आईज के यूज के आगे भी 2 तरीके हैं, उसके आगे हम बयान. तो दीज 3 हम इसको अलग अलग दे. साइज ऑफ द नोन ऑब्जेक्ट का तो मैंने बता दिया है कि जितना दूर होगा इमेज छोटा होगा. ब्रेन इसी से कैलकुलेट करता है. इमेज ऑफ द फार ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द नियरर ऑब्जेक्ट एंड द ब्रेन नोज द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द नोन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर नियर एंड दे चेंज द साइज व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर फार. तो फ्रॉम दिस द ब्रेन कैन कंप्यूट और कैलकुलेट द rough calculation. This is far away. So brain automatically calculates the distance from this size of the image से. ये तो आसान बात समझ आने वाली है. अब आ जाए वो phenomena of moving parallax. What is that? Image of the nearer objects moves more across the retina with the movement of the eye. इसको एक्सप्लेन करना है. ये चीज मेरी आंखों के नजदीक है. ये मेरे नजदीक है. इफ आई मूव माई आईज दिस वे, दिस इज आउट ऑफ माई फोकस. जितनी नजदीक होगी, when I move my head or move my eyes को मूव करूं या हेड को मूव करूं, image of this will be moving across the retina. रेटिना पर ये मैं आई को मूव कर रहा हूं, इमेज विल बी मूविंग अक्रॉस द रेटिना. जितना नजदीक होगा इमेज विल बी मूविंग मोर, एंड जितना दूर होगा विद द मूवमेंट ऑफ द आई इमेज की मूवमेंट कम होगी. इसकी एग्जांपल आपको दें कि आप चांद को देख रहे हैं जो बहुत दूर है, तो आप एक शहर से दूसरे शहर आ गए, चांद उसी तरह आपको नजर आ रहा है. वो जबकि एक दरख्त लगा हुआ है करीब है जो कि वो आप जरा सा आगे गए, दरख्त इज आउट ऑफ योर विजन, चांद इज स्टिल इन योर विजन. क्यों? वो जितना दूर होगा विद द मूवमेंट ऑफ दी, आपकी मूवमेंट पर वो उसी तरह आंख के अंदर ही रहेगा. तो विद द मूवमेंट, मैं यहां देख रहा हूं इस तरह मैंने टर्न किया है, जो नजदीक वाली चीजें हैं वो आउट, यहां से आउट हो गई हैं, लेकिन दूर वाली चीज फिर भी नजर आ रही है. So this is, so image of the nearer objects move from across the retina with the move more, and very near objects are out of field of vision with small movement of the eye. बहुत करीब है, इतना सा मूव किया, आउट ऑफ फोकस. दूर है तो काफी हेड भी मूव करो सामने नजर आता रहता है. चांद की एग्जांपल आपको दे दी. So from this the brain calculates the distance. So for the objects
image remains on the retina even with tremendous movement for the far objects, जो दूर है, far objects का जो image है, it remain on the retina. आप चांद को देखते 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 1 किलोमीटर चलते जाएं, एक सीधे चलते जाएं, चांद आपके साथ चलता हुआ नजर आता है, उसका image आपकी आंख में रहता है, वो दूर नहीं जाता. So from this the brain computes. So from the phenomena of this, the brain estimates the distance of the object, और इस phenomena को phenomena of moving parallax कहते हैं. 2. तीसरा आ जाएगी स्टीरियोप्सिस. फिनोमेना ऑफ स्टीरियोप्सिस, बाइनोकुलर विजन, दोनों आंखों से देखने से भी इमेज परसीव होता है. इसके 2 तरीके. एक तरीका तो आसान है समझने के लिए. ऑब्जेक्ट्स which are very near to eye form the images on the temporal side of the retina. देखें, ये ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के करीब है. इसका ऑब्जेक्ट, ये जो मेरे हाथ में चीज पकड़ी हुई है, इसका ऑब्जेक्ट इस आंख के टेम्पोरल साइड पर बन रहा होगा और दूसरी आंख के भी टेम्पोरल साइड पर बन रहा होगा. इसको मैं दूर ले जाता हूं. तो यू कैन इमेजिन, आप इसकी लाइट रेज को ड्रॉ करें ना, यहां पे इसका इमेज विल बी ऑन द टेम्पोरल हाफ ऑफ दिस आई एंड टेम्पोरल हाफ ऑफ द, उनके दोनों आंखों में इमेज का डिफरेंस दूर दूर होगा, दोनों के टेम्पोरल साइड पे होगा. लेकिन जो ही इसको हम दूर लेते जाएंगे, इमेज विल बी मूविंग फ्रॉम द टेम्पोरल साइड टू द सेंट्रल साइड टू द नेजल साइड, सेंटर में आता जाएगा. तो जितना नजदीक होगा, दो इमेजेस, दोनों आंखों में इमेजेस बनती है ना, ब्रेन ने इन दोनों इमेजेस को फ्यूज भी करना है. तो ब्रेन को इससे पता चलता है कि ये दोनों इमेजेस टेम्पोरल साइड पे हैं तो ये नजदीक हैं, जितने सेंट्रल में आते जाएंगे दो इमेजेस जिनको फ्यूज करना है वो दूर हैं. सो ऑब्जेक्ट्स वेरी नियर टू द आई फॉर्म इमेजेस ऑन द टेम्पोरल साइड ऑफ द रेटिनी, and as the object moves away from the eyes, the two images in the two eyes come more toward the nasal side or central retina. इससे ब्रेन कैलकुलेट करता है. ये अगला खोलने से पहले मैं जरा उस डायग्राम पे जाता हूं. ये डायग्राम है. ये गोला जो पड़ा हुआ है नियर पड़ा हुआ है, इसका इमेज इन दोनों रेटिना में देखें, ये यहां पे है और ये टेम्पोरल साइड पर है. और वो स्क्वायर जो बना हुआ है वो जरा दूर है, तो उसका इमेज आप देखें, दोनों इमेजेस अंदर की तरफ आएंगे. तो इस वजह से ब्रेन यहां से कैलकुलेट करता है फ्रॉम हेयर कि इमेजेस रेटिना की किस जगह पे बन रहे हैं. ज्यादा टेम्पोरल साइड पे बन रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर, और जितना सेंट्रल में मूव करते जा रहे हैं, दो इमेजेस जो ब्रेन ने फाइनली, हमारे कॉर्टेक्स ने फ्यूज करना है, दोनों इमेज को मिलाकर एक इमेज बनाना है. तो ब्रेन को तो पता चलेगा किस एरिया को मैं फ्यूज कर रहा हूं, तो उस वजह से ब्रेन कैन कैलकुलेट कि ये नजदीक है, ये दूर है. अब जरा सा पीछे जाके जो मैंने एक इंपॉर्टेंट ये हाईलाइटेड एरिया है, इसको पहले पढ़ें. क्या लिखा हुआ है? नियरर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर अनफ्यूज्ड पॉइंट्स ऑफ द टू इमेजेस देन द फार ऑब्जेक्ट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू विल हैव टू इमेजिन दिस इज वेरी नियर टू माई आई. My right eye can see this margin, but this eye, left eye cannot see this margin. और इसका इमेज दोनों आंखों में बन रहा है. इसका मतलब है कि इस जगह का इमेज इस साइड पे नहीं बनेगा, और ब्रेन ने तो फ्यूज करना है दोनों इमेजेस को. तो इसका क्या मतलब है? ब्रेन जब फ्यूज करेगा तो उसमें ये पॉइंट तो इस साइड पे होंगे ही नहीं, और इसी तरह ये वाला पॉइंट इस आंख में नहीं होगा. So there are several points जो नजदीक वाली चीज होती है. There are several points the brain cannot fuse, unregistered, unfused points. बहुत से पॉइंट्स होंगे जितना नजदीक होगा. जब अगर ये दूर जाता जाएगा तो ये वाला काम खत्म होता जाएगा. नजदीक वाली चीज की बहुत सी चीज लेफ्ट आई को नजर आ रही है, राइट आई को नजर नहीं आ रही, राइट को जो नजर आ रहा है लेफ्ट को नजर नहीं आ रही. लेकिन अगर दूर होगा तो देन दोनों में तकरीबन एक जैसा नजर आ रहा होगा. तो क्या लिखा हुआ है? नियरर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर अनफ्यूज्ड पॉइंट्स. जितना नजदीक होगा, ब्रेन अनफ्यूज्ड पॉइंट ज्यादा रह जाएंगे, ब्रेन को इससे पता चलता है वो करीब है. और अगर दोनों में फ्यूज पॉइंट सारे तकरीबन फ्यूज हो रहे हैं तो वो दूर है.
So the unfused points of the two images, then the far object पे. So the from these two phenomena of the binocular vision, two phenomena, ये एक ऊपर वाला वो, and the brain can compute, can calculate, और आखिरी वो स्लाइड दोबारा देख लें, that is वो जो इसी को आप अप्लाई कर लें दूसरा भी. इस गोले का ये वाली साइड शायद इस आंख में बन रही है, इस आंख में इमेज ना बन रहा हो, और दूर वाले के इमेजेस ज्यादा बन रहे होंगे. दूर जितना होगा उसका ज्यादा फ्यूज पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे. एंड दैट्स अबाउट द विजुअल एक्यूटी एंड हाउ विजुअल एक्यूटी एंड द डिस्टेंट परसेप्शन पे ये लेक्चर था. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला अवर विल बी दी न्यूरल फंक्शन ऑफ द रेटिना. इसको हम कहेंगे रेटिना का नर्वस फंक्शन कैसे ये करता है. नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे. नेक्स्ट में थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.